पिछले क्लास में हमने बात की थी कि समुच्चय का परिभाषा क्या है, किस तरह से समुच्चय को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और समुच्चय को निरूपित कैसे करते, आप समुच्चय को लिखोगे कैसे, है ना। तो इसके बारे में बात किए थे और उसी से संबंधित था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिए, थ्योरी भी पढ़ लिए और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन उत्तर भी हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमें 4 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कितने कॉन्सेप्ट? 4 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए 4 कॉन्सेप्ट जो है उसमें पहला है हमारा क्या चीज़, रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय, ठीक है। क्या चीज़? रिक्त समुच्चय। तो देखिए रिक्त समुच्चय आप किसको कहोगे, है ना। रिक्त समुच्चय किसको कहोगे? जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, किसी भी प्रकार के अवयव ना हो, है ना। इसको अंग्रेजी में इम्पटी सेट भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इम्पटी सेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, या इसे जीरो सेट भी कहा जाता है। क्या चीज़? जीरो सेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है जीरो सेट भी इसे कहा जाता है, या क्या बोल सकते हो, शून्य समुच्चय। हिंदी में और क्या बोला जाता है? इसे शून्य समुच्चय कहा जाता है। देखिए वैसा समुच्चय जिसमें किसी भी प्रकार के अवयव ना हो उसे क्या कहते हो आप? शून्य समुच्चय कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, आप इसे और आसानी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए एक कक्षा चल रही है, उसमें है 9th क्लास के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और मैं विद्यार्थी से पूछूंगा कि 10वें के विद्यार्थी का समुच्चय क्या है यहाँ पे। उन 90 विद्यार्थी से पूछूंगा, 90 कक्षा के विद्यार्थी से पूछूंगा कि 10वें कक्षा के विद्यार्थी का समुच्चय क्या है यहाँ पे, तो बोलेगा कि सर यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी 10वां का नहीं है, तो उसका समुच्चय क्या है? जीरो है, उसके कोई भी अवयव नहीं है। बस समझ रहे हो बात को, है ना। ये चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य समुच्चय, ठीक है। अब देखिए इसको जो निरूपित करने का तरीका है, निरूपित, है ना। निरूपित कैसे करोगे ना, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन जो इसका है, या तो फाइ लिखा होगा या क्या रहेगा, करली ब्रैसेस लिख के पूरा ब्लैंक होगा। क्या होगा? करली ब्रैसेस लिख के पूरा ब्लैंक होगा, मतलब बीच में खाली होगा। तो उसको क्या बोलोगे आप? ये समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है, ठीक है। और अगर फाइ रहेगा, ठीक है, तो फाइ रहेगा तो इसको आप क्या कहोगे कि ये रिक्त समुच्चय, समुच्चय थ्योरी में, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर। अब देखिए अगला जो टॉपिक आपको समझनी है दूसरा नंबर का, वो है परिमित। क्या है? परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। देखिए परिमित समुच्चय को अंग्रेजी में इंग्लिश में जो नाम होते हैं वो होते हैं फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। पढ़ाई में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिसके अर्थ जो है, जिसके मीनिंग से ही अर्थ निकल जाता है ना, जिसके शब्द से ही अर्थ निकल जाता है। जैसे परिमित है, नाम है परिमित, मतलब फिक्स है, परिपूर्ण है, वो फाइनाइट है। क्या है वो? फाइनाइट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, तो उसे क्या कहोगे आप? परिमित समुच्चय कहोगे। क्या कहोगे? परिमित समुच्चय कहोगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, कि हम बोल सकते हैं कि 20 से छोटा पूर्ण संख्या, 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय, 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय, है ना, पूर्ण संख्या का समुच्चय। तो देखिए 20 से छोटा पूर्ण संख्या का समुच्चय किसको कहोगे आप, है ना। और पूर्ण संख्या किसे सूचित करते हो? W से। किसे सूचित करते हैं? W से, है ना। ओमेगा नहीं है, W है ना। तो ये क्या बोलोगे? 0, 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक? 20 से छोटा है तो 19 तक। कहाँ तक? 19 तक। मतलब कि इसमें अवयव की संख्या कितने होंगे? निश्चित होंगे। क्या होंगे? अवयव की संख्या निश्चित होंगे। जैसे मान लो मैं बोल दूं क्या चीज, साल में महीनों का समुच्चय, साल में महीनों का समुच्चय, ठीक है।
महीनों का समुच। तो इसमें आप क्या बोलोगे, साल में महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, जनवरी से लेके कहाँ तक, दिसंबर तक। तो बोलोगे क्या चीज़ कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, फिक्स है, क्या फिक्स है, अवयवों की संख्या निश्चित है। तो सीधा सीधे आप इस बात को एक बात ध्यान रखनी है, वैसा समुच जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो उसे क्या कहोगे, परिमित समुच कहोगे। क्या कहोगे, परिमित समुच कहोगे। देखिए एक जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है तीसरा नंबर का अपरिमित समुच। क्या समझ लिया आपको, अपरिमित समुच, अपरिमित समुच, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए अपरिमित समुच आप किसको कहोगे, है ना, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब उसमें अनंत अवयव हो सकते हैं। आप जितना लिखना चाहो उतना अवयव लिख सकते हो उसमें। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मैं बोल दूं प्राकृत संख्याओं का समुच, क्या चीज, प्राकृत संख्याओं का समुच। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राकृत संख्या 100 से छोटा है या 100 से बड़ा है, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं प्राकृत संख्याओं का समुच। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का जब समुच लिखोगे आप तो कहां से चालू करोगे, 1 से। कहां से, 1 से। तो 1 2 3 4 5 से कहाँ तक, आपको जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक जा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच। इसमें अवयव निश्चित नहीं है, इसमें अवयव निश्चित नहीं है ना। तो अपरिमित समुच को अंग्रेजी में इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं, इस बात को आपको लिख लेनी है, ठीक है। देखिए नाम से भी आपने गणित पढ़े होंगे तो बहुत सारे जगह आपने इनफाइनाइट का नाम सुने होंगे। इनफाइनाइट मतलब क्या चीज़, वो अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत तक, मतलब कि आपको जहाँ तक जानी है वहाँ तक वो जाएगा, इनफाइनाइट। और देखिए एक अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है, एक इनफाइनाइट होता है, एक अनडिफाइंड होता है ना। एक होता है इनफाइनाइट मतलब क्या चीज़, अनंत तक जाना। एक होता है अनडिफाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, है ना। तो इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाना, अनडिफाइंड मतलब कुछ नहीं, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो मीनिंगलेस होते हैं, है ना। कौन, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, दोनों बात को, क्या चीज़ कि इनफाइनाइट किसको बोलते हैं और अनडिफाइंड किसको बोलते हैं। आपको आगे चल के इससे बहुत सारे इससे मुलाकात होगी आपको, इनफाइनाइट के रूप में भी, अनडिफाइंड के रूप में भी। फिजिक्स में भी मुलाकात होगी आपको, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह मुलाकात होगी। उसके बाद मैथ में तो देख ही रहे हो आप, मैथ में आगे भी इनफाइनाइट और अनडिफाइंड से क्या होगा, मुलाकात होगी हम लोगों को, है ना। इस बात को आपको अच्छी से समझ लेनी है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता, इनफाइनाइट क्या है और अनडिफाइंड क्या है। क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं एक अगला जो कॉन्सेप्ट है चौथा नंबर का, वो कह रहा है बराबर समुच। क्या कह रहा है, बराबर समुच, ठीक है, बराबर समुच। देखिए बराबर समुच को इंग्लिश में क्या कहा गया, इक्वल सेट। क्या कहा गया, इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सेट बराबर में कहा गया ना, बराबर समुच को। देखिए इसका कोई भी समुच बराबर तब होते हैं जब उसके, क्या चीज़, ध्यान से सुनना आप मेरे बात को, कोई भी समुच बराबर तब होते हैं जब उसके अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। जिसके साथ आप बराबर कर रहे हो ना, उसमें अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो, तब जाकर उसको क्या बोलोगे, बराबर समुच बोलोगे। क्या बोलोगे, बराबर समुच बोलोगे। एक उदाहरण से समझते हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए एक समुच हम लेते हैं जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक समुच हम लेते हैं बी, है ना, जिसमें अवयव है ई आई ओ यू, है ना, उसके बाद जाके ए और ओ, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए पहला शर्त क्या कह रहा है कि अवयव की संख्या क्या होना चाहिए, अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए, समान, ठीक है। तो देखिए अवयव की संख्या इसमें कितने हैं, n ऑफ a, मतलब अवयव की संख्या सूचित किया जाता है समुच में। na मतलब समुच a में अवयव की संख्या। तो समुच a में अवयव की संख्या कितने हैं, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और समुच b में अवयव की संख्या कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 6 गिन रहे हो, लिख रहे हो 5। बिल्कुल, आपको जब हम पहला अध्याय पढ़ाए थे उसमें बताए थे समुच जो है
रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। समुच्चय जो रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं, है ना। मतलब आप किसी को 10 बार लिखोगे तो उसको एक ही समझेगा, एक बार समझेगा, है ना। तो यहाँ पे अवयव कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू और ए। ओ डबल बार आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, 2 बार आए कि 5 बार आए, आपको सिर्फ एक ही गिननी है। रिपीटेशन अलाउ समुच्चय में नहीं होते हैं, इसलिए अवयव की संख्या कितने हैं, 5 है। अवयव की संख्या कितने हैं, 5 है ना। और यहाँ से क्या बोलोगे कि समुच्चय, दूसरा चीज, दूसरा पहला तो हो गया कि दोनों में अवयव की संख्या क्या है, समान है। दूसरा क्या चीज, अवयव भी समान होने चाहिए, अवयव भी समान होने चाहिए, अवयव भी समान हो। देखिए पहला समुच्चय में ए है, दूसरा में ए है, बिल्कुल है। पहला समुच्चय में ई है, दूसरा में ई है, बिल्कुल है। पहला समुच्चय में आई है, दूसरा में आई है, बिल्कुल है। पहला समुच्चय में ओ है, दूसरा में ओ है, बिल्कुल है। तो पहला में ए यू है, दूसरा में यू है, बिल्कुल है। तो कोई भी ऐसा अवयव ना ए में ऐसा है जो बी में नहीं हो, बी में भी कोई ऐसा अवयव नहीं है जो ए में नहीं हो। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ मिल रहा है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए के साथ मिल रहा है। तो इसलिए क्या बोलोगे कि अवयव यहाँ पर समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी से इसे क्या करोगे, निरूपित करोगे। समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी से क्या करोगे, इसे निरूपित करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये समुच्चय समान है, ये समुच्चय क्या है, समान है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बराबर समुच्चय के लिए 2 शर्त। किसी भी समुच्चय में या आप 2 के साथ तुलना कर रहे हो या 2 से ज़्यादा समुच्चयों के साथ तुलना कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए उसमें, अवयव की संख्या, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट भी समान होनी चाहिए, एलिमेंट भी समान होनी चाहिए, तब उसको क्या कहोगे आप, बराबर समुच्चय यानी इक्वल सेट से आप परिभाषित करोगे उसको, है ना। ठीक है, तो देखिए इसका जो एक्सरसाइज है 1.2, इसी 4 कॉन्सेप्ट से एक्सरसाइज 1.2 पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको ज़रूर देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। आपको मिल जाएगी एक्सरसाइज 1.2 करके, उसको आपको देखना है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, है ना। थैंक यू।